बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ से आपको खुशामदीद कहेंगे। प्रोग्राम है कश्मीर मैगज़ीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान आलिया कैसर। बात करेंगे 5 अगस्त 2019 के उन इक़दामात के हवाले से कि जिसके नतीजे में दुनिया भर में भारत का मकरू चेहरा एक बार फिर से बेनकाब होकर सामने आया ही, लेकिन उसके साथ ही जहाँ भारत ने ये सोचा कि कश्मीर को 3 हिस्सों में तकसीम करके उनकी हिम्मत को भी तकसीम कर दिया जाएगा, वहीं भारत को एक बार फिर हमारे मजबूत कश्मीरी बहन भाइयों के गैर मुतज़लज़ल अज़्म का पता भी चला और उनके साथ खड़े होने वाले पाकिस्तानी बहन भाइयों के अज़्म का भी इल्म हो सका। हम बात करेंगे आर्टिकल 370 और A35 की कि जिसके नतीजे में भारत ने न सिर्फ कश्मीरियों की आइनी और कानूनी हैसियत को चेंज करने की कोशिश की। आज इसी पर बात करेंगे। हम देखेंगे अगस्त चूँकि 2021 आन पहुंचा है, 2019 के इक़दामात 2 साल में दुनिया भर ने इस मामले में किस तरह से अपना किरदार अदा किया। पाकिस्तान ने तो बहरहाल हर प्लेटफॉर्म से अपनी आवाज़ कश्मीरी बहन भाइयों के साथ उठाई और आज भी हम उनके साथ खड़े हैं। बात करने के लिए स्टूडियो में हमें ज्वाइन किया है अल्ताफ़ हुसैन वानी साहब ने, हुर्रियत रहनुमा हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम। उनके साथ तशरीफ़ फरमा हैं एक्स एम्बेसडर हैं असलम रिजवी साहब। अस्सलाम वालेकुम। अल्ताफ़ हुसैन वानी साहब, आज अगर हम बात करें करीबन 2 बरस बीत चुके हैं इस बात को 5 अगस्त 2019 के जो इक़दामात हैं, आज आप हमें कहाँ देखते हैं जब हम ये बात करते हैं कि कश्मीर की खुसूसी हैसियत को ख़त्म करने की कोशिश की गई? क्या इक़दामात थे? ख़त्म हुई हैसियत में क्या चीज़ें कश्मीर से फिर छीनने की कोशिश की गई? ख़ास तौर पर भारत के गैर कानूनी ज़ेर तसल्लुत कश्मीर में रहने वाले कश्मीरियों से जो इंसानी हकूक़ छीने गए, उनका तज़किरा कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहली बात तो ये है कि इंसानी हकूक़ की पामालियाँ तो कश्मीर में पिछले 73 साल 74 साल से हो रही हैं और ख़ुसूसन पिछले 33 साल से जिस तरह की इंसानी हकूक़ की पामालियाँ वहाँ पर हो रही हैं उसकी नज़ीर दुनिया में नहीं मिलती है। लेकिन जहाँ तक हम बात करते हैं 5 अगस्त 2019 के इक़दामात की हिंदुस्तान की, ये एक अनप्रेसिडेंट और यूनिलैटरल जो इक़दाम किया था हिंदुस्तान ने, भारतीय हिंदू इंतहा पसंद हुकूमत ने कश्मीर को एक दफ़ा फिर हिंदुस्तान के अंदर इंटीग्रेट करने की अपनी एक कोशिश की, जिसके तहत रियासत के पहले रियासत को डिसमेंबर किया गया। उसके मकबूजा रियासत के 2 हिस्से किए गए, लद्दाख को अलग यूनियन टेरिटरी में तब्दील किया गया और जम्मू कश्मीर एक अलग यूनियन टेरिटरी तब्दील की गई। यानी यूँ जम्मू कश्मीर को डिसमेंबर किया गया, उसको तकसीम किया गया और उसके बाद जो कश्मीर के अंदर जो हिंदुस्तान की कोशिशें थी, 200 के करीब ऐसे कवानीन जो कश्मीर में लागू नहीं थे हिंदुस्तान के, वो कवानीन कश्मीर में लागू हुए। उन कवानीन में सबसे पहला जो ख़ास तौर पर था वो था न्यू डोमिसाइल लॉ, जिसको डोमिसाइल लॉ में उन्होंने तब्दीली की 35A को ख़त्म करके किसी भी हिंदुस्तानी को जिसने 7 साल कश्मीर में 15 साल कश्मीर में गुजारे हों, या जिसने 7 साल सर्विस की हो, या जिसने 12वीं और 10वीं जमात का इम्तिहान वहाँ से पास किया हो, उसको एथराइज़ किया गया वो कश्मीर का स्टेट सब्जेक्ट हो सकता है, वो वहाँ का डोमिसाइल हो सकता है। इसका मतलब है वो कश्मीर में इमूवेबल प्रॉपर्टी ख़रीद सकता है, वो कश्मीर में जॉब हासिल कर सकता है, वो कश्मीर में कारोबार कर सकता है। ये सारी चीज़ें वो अपनी इंडस्ट्री लगा सकता है कश्मीर चेंज कर दी और यानी इसका मकसद एक तरफ तो कश्मीर के अंदर जो डेमोग्राफिक चेंजेस करनी है वो था, और कश्मीरियों को बेघर करना, कश्मीरियों को बेरोज़गार करना। इस दरमियान जो हिंदुस्तान ने कवानीन नाफिज किए, जो सख्तगीर कवानीन थे, हिंदुस्तानी आर्मी को इख्तियार दिया गया वो किसी भी इलाके को स्ट्रेटजिक डिक्लेयर करके उस इलाके को अपने कब्ज़े में ले सकता है, वहाँ पर कंटोनमेंट तामीर कर सकता है, वहाँ पर मिलिट्री वो अपनी इस्टेब्लिशमेंट बना सकता है। यानी और ज़मीनें पहले ही 3.4 जो लाख एकड़ ज़मीन जो थी वो पहले ही हिंदुस्तान की फ़ौज के गैर कानूनी कब्ज़े में थी, और इसके अलावा अब इनको ये इख्तियार है। इसके लिए उनको किसी से भी अब NOC लेने की ज़रूरत नहीं थी। पहले तो NOC की ज़रूरत होती, अब किसी से NOC लेने की ज़रूरत नहीं थी। यानी मज़ीद लैंड ग्रैब, दिस इज़ लैंड ग्रैब उनकी तरफ से। फिर हिंदुस्तान ने ऐसे इकदाम किए कि मीडिया पर जो पाबंदी लगाई 5 अगस्त के बाद, अगर आप अखबारात का मुताला करें, आप कश्मीर की तारीख के मुतल्लिक, कश्मीर की ह्यूमन राइट्स वायलेशंस के मुतल्लिक या किसी चीज़ के मुतल्लिक कोई कंटेंट नहीं देखेंगे। वो सारा कंटेंट होगा वो जो हुकूमत हिंद उनको देती है वही वो प्रिंट करते हैं। पहले तो सारी कम्युनिकेशन ब्लॉकेट की सारी चीज़ें बंद कर दी गई, लेकिन उसके बाद ये हुआ अब जो कोई भी सोशल मीडिया पर किसी जगह भी कोई खबर लिखता है, कोई चीज़ उसकी तरफ से आती है, तो उसको UAPA एक कानून उन्होंने बनाया है, उस कानून के तहत
जो 1967 से हिंदुस्तान में लागू है, लेकिन उसको एमेंड किया गया। उसके तहत अगर कोई भी शख्स जो कंटेंट लिखता है और हिंदुस्तानी सरकार ये समझती है कि ये नेशनल सिक्योरिटी के खिलाफ है, तो उस शख्स के खिलाफ मुकदमा चलाया जा सकता है, उसको जेल में डाला जा सकता है। सो कानून भी उन्होंने अपने बना लिए और और ज़्यादतियां भी उनकी अपनी ये ही तमाम चल रही हैं। कवानीन, इन तमाम कवानीन के खिलाफ जितने भी लागू, पहले हम बहुत बात कर चुके हैं, पब्लिक सेफ्टी एक्ट के पर, हम आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट पर बात कर चुके हैं। ये पुराने जो कवानीन हैं वो वहाँ से लागू थे, लेकिन ये एक्ट अब 5 अगस्त के बाद बड़ा विशसली इस्तेमाल किया गया इस पर, और हज़ारों की तादाद में लोगों को इस पर गिरफ्तार किया गया, और सहाफ़ियों को, मीडिया हाउसेस को उनकी ज़बान बंद कर दी गई। तीसरी अहम बात यह है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ को, जो सरकारी मुलाजिम वहाँ पर पहले से थे, उनकी टर्मिनेशन का एक सिलसिला शुरू हुआ। जो पहले से, एक तो हिंदुस्तान ने कहा था कि हम रोज़गार देने आए हैं, हम कश्मीर में डेवलपमेंट करने आए हैं, जो हिंदुस्तान की सरकार का मौक़िफ़ उस वक्त था, लेकिन अब कश्मीर में सरकारी मुलाजमीन को नौकरी से निकाला जा रहा है, यानी मज़ीद बेरोज़गारी, मज़ीद बेरोज़गारी कश्मीर एक में। तरफ से तो उनको ये वाले मसाइल का सामना है, और दूसरी तरफ आप जो ये बात कर रहे हैं कि ये जो 3 अहम नुकात हैं, इसमें भी डेमोग्राफिकल चेंज जो है सारी उसको भी हम चीज़ें उसी सामने के रखते हैं, डेमोग्राफिक चेंज और के मकसद ही यही है, चूंकि रेफरेंडम या इस्तिस्वाबे राय जब हो तो उसमें लोग जो खुद कश्मीरी हैं, जो लड़ रहे हैं इस कॉज के लिए, वो खुल के सामने ना सके, उनकी तादाद कम हो जाए। असलम रिजवी साहब, आपकी तरफ आऊँगी। यकीनन सिफारतकारी की जब हम बात करते हैं, आप एक्स एम्बेसडर भी रहे हैं, और हम भी पाकिस्तान जो है वो कश्मीर के मसले को दुनिया भर में उजागर कर रहा है। 2019 के बाद से हमने कश्मीर हाईवे को श्रीनगर हाईवे का नाम दिया, और मकसद हमारा इस बात का अज़्म है कि यही रोड हमें लीड करेगी, जोड़ेगी श्रीनगर के साथ। ये इस बात का वाज़ेह सबूत भी है कि हम अपने कश्मीरी बहन भाइयों के साथ हर मुश्किल घड़ी में खड़े हैं, और इस रास्ते से हम उन तक उनके साथ चलते रहेंगे। हमने इस मसले को हर जगह उठाया, और यकीनन सिफारतकारी के ज़रिए से आपने भी इस पर बहुत काम किया होगा। जो इक़दामात अब तक लिए गए हैं इन 2 सालों में, उनको आप किस तरह से देखते हैं, और मज़ीद आलमी सतह पर पहुँचने के लिए हमें किस तरह के इक़दामात की ज़रूरत होगी? जी देखिए, कश्मीर का जिस तरह आपको पता है बहुत पुराना हमारा ताल्लुकात इंडिया के साथ ख़राब रहे हैं, क्योंकि जो सिक्योरिटी काउंसिल के रेजोल्यूशन थे, इंडिया ने उसको रिफ्यूज़ कर दिया है इम्प्लीमेंट करने के लिए। मोदी साहब एक समझिए कि एक वेव में उनकी इलेक्शन हुई, और सेकंड जो इलेक्शन हुई इंडिया के अंदर, उसमें और भी ज़्यादा उनको कामयाबी हुई। तो उन्होंने सोचा कि जी जो हमारे हेजेमनिक उनकी टेंडेंसी रही है इंडिया की, और एक ऑब्स्टिकल उनके रास्ते में पड़ता था पाकिस्तान, तो वो चाहते थे कि किसी तरह क्या नाम ये जो मसला है हम हल कर दें। तो उन्होंने सोचा, और जो इसके पीछे जो ताल्लुकात में हमारा प्रॉब्लम है वो कश्मीर है, तो उन्होंने कहा कि कश्मीर का जो है उसको हम हटा दें किसी तरह। तो उन्होंने जो क्या नाम 5 अगस्त को किया, तो उन्होंने एक हमारा डिप्लोमेटिक जो डिस्कशन हुआ करती थी कश्मीर पे, उन्होंने बिल्कुल हटा दी वहाँ से पाकिस्तान के। अब पाकिस्तान अगर उनसे बात करें तो किस बात पे बात करें, वो तो कहते हैं कि ये तो हमारा यूनियन टेरिटरी बन गई है। तो ये एक मेजर चेंज आ गया था 5 अगस्त को, और इसी तरह जो अब वो उनका सेकंड स्टेप पे जो जा रहा है, जो 35A के थ्रू करना चाह रहे हैं, जिस वानी साहब ने जिक्र किया है कि वहाँ पे डेमोग्राफिक चेंज आना चाहते हैं, और इसी तरह कॉन्स्टिट्यूंसीज जो हैं वहाँ पे वो भी डिमार्केशन उसकी चेंज करना चाहते हैं। तो उनका लॉन्ग टर्म प्लान जो है कि क्या नाम कश्मीर की जो कश्मीरियत जो है, जो उसकी हिस्ट्री जो है, कश्मीरी की जो आइडेंटिटी जो है, उसकी जो पॉलिटिकल सिस्टम है, उसको वो तब्दील करना चाहते हैं। तो ये अगर आप देखें तो पाकिस्तान जो है उसने जागिर किया पूरी दुनिया को, जिसमें पता है कि यहाँ से प्राइम मिनिस्टर जो हैं सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर, यूनाइटेड नेशंस के अंदर, ऑल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो हैं, ख़ास तौर पे ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस हैं, तो उन पे और वर्ल्ड लीडर्स को हमने अपनी पोजीशन बताई हुई है। मगर मोदी साहब जो है उनको पता है कि जिस तरह के इजराइल को कोई कुछ नहीं कर पाता है यहाँ करने के लिए, माइट इज़ राइट वाली उन्होंने पॉलिसी अडॉप्ट की हुई है, और बहुत सारे ममालिक जो हैं बिकॉज अपने नेशनल इंटरेस्ट की वजह से, और क्या नाम इंडिया के इकनॉमिक माइट की वजह से, पावर की वजह से वगैरह, तो वो जो है ज़्यादातर सुनते हैं और प्राइवेट मीटिंग के अंदर कहते हैं जी बिल्कुल आप सही हैं, मगर देखने में ये आया है कि वो कोई
पॉजिटिव स्टेप नहीं ले रहे हैं। जिनेवा काउंसिल हो, इंसानी हकूक़ की पामालियों के हवाले से, चाहे वो एमनेस्टी इंटरनेशनल के इदारे हों, वो दीगर प्लेटफॉर्म्स हों, ख़ुद अक़वाम मुत्तहिदा के मुबसरीन की बात करें तो वो भी यही बात करते हैं। यहाँ तक कि एंटोनियो गुतेरेस का भी मानना है कि इतने बड़े पैमाने पर पामालियाँ हो रही हैं इंसानी हकूक़ की भी, और उसके साथ साथ इंसानी जानों को नुकसान पहुँचाया जा रहा है। इसके बावजूद भी आलमी सतह पर खामोशी क्या जाहिर करती है? देखिए, वो यहाँ पे जनरल असम्बली के अंदर ह्यूमन राइट्स के ऊपर और ख़ास तौर पे राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन के ऊपर जो कभी रेजोल्यूशंस आए हैं, तो जो क्या नाम सो कॉल्ड क्या चैम्पियंस हैं ऑफ डेमोक्रेसी एंड ह्यूमन राइट्स, वो जब वोट होते हैं वो वोट कास्ट नहीं करते हैं, क्योंकि उनके अपने नेशनल इंटरेस्ट, जैसा मैंने पहले कहा। मगर आस्ते आस्ते देखने में आ रहा है कि चेंज आ रही है। यूनाइटेड स्टेट में क्या नाम रिपब्लिकन्स ने रेजोल्यूशन पास किया, कश्मीर से कहा है कि जी आप रिवर्स करें जो आपने एक्शन लिए हैं वहाँ पे। इसी तरह EU के अंदर रेजोल्यूशंस आ चुके हैं और ग्रेजुअली ये जो अवेयरनेस बिल्ड होती जा रही है। और एक ज़माना था कि मोदी साहब ने डोमेस्टिकली और बाहर से उनका एक बड़ा शोरशा था करने के लिए, हाउडी अमेरिका, और जो आजकल जो ओपिनियन है उनकी क्या नाम वाइट हाउस में, वहाँ पे मीडिया में, तो वो अब काफ़ी कूल हो गई है वहाँ पे। जो पाकिस्तान को अकेला करने की उनकी कोशिश थी, अब वो खुद उसमें तन्हा हो गए, उस जगह पे पहुँच गए हैं। अब एशिया में अलूफ हो गए हैं, कॉन्टिनेंट के भी आप देखेंगे वो जो पहले उनकी वार्मनेस थे वो चली गई है। ठीक है, मगर बात दरअसल में ये है कि ना सिर्फ ये हमारी बायलैटरल है पोजीशन है जिसकी वजह से हम ये करंट सिचुएशन है, एक और भी जो है एक एक्सटर्नल फैक्टर भी आ गया है इन प्ले के लिए, और वो है कि चाइना और इंडिया के रिलेशन पे और अमेरिका चाइना के रिलेशन पे। तो ये जो दो जियोपॉलिटिकल और जियो स्ट्रेटजिक जो चेंज आया है, तो समझिए कि हमारा बायलैटरल जो मामला है वो थोड़ा सा कम हो गया है। उसकी वजह से क्या नाम इंडिया ने ज़रूर कहा था कि हम बातचीत करना चाहेंगे, और पाकिस्तान ने जो लेकिन असलम रिजवी साहब, भारत जो भी बात करता है, बात तो फिर वही दोगली पॉलिसी की है। कहने को तो वो कह देते हैं कि जी बात की जा सकती है, लेकिन जब जो मुज़ाकरात का मेज़ है उस पर उनको लेकर आते हैं तो वो बात करने से पीछे हट जाते हैं। हालांकि अगर हम बात करें तो मसला कश्मीर, पाकिस्तान ने बड़ा वाज़ेह किया हुआ है कि मसला कश्मीर हल किए बगैर भारत से किसी किस्म की भी बात कश्मीरियों से कतरा रही है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के बड़े वाज़ेह अल्फाज हैं। इसके बावजूद भी अगर भारत इस चीज़ पर आने के लिए तैयार नहीं है तो यकीनन ये भारत का दोगला चेहरा है जो दुनिया को दिखाना भी ज़रूरी है। वानी साहब, मैं आपकी तरफ वापस आना चाहूँगी। जैसे असलम रिजवी साहब ने भी कहा कि आलमी ताकतें अपने अपने मफादात के लिए चुप हैं, और जब वोटिंग होती है बाकायदा तौर पर कश्मीर कॉज पे बात तो बड़ी होती है। भारत का भी उन्होंने तस्करा कर दिया कि जी मुज़ाकरात के लिए कह तो देते हैं, लेकिन जब बाकायदा प्रैक्टिकल इसको शो करने की, इम्प्लीमेंटेशन की बात आती है तो भारत हमें कहीं दिखाई नहीं देता। गुज़श्ता अगर हम कश्मीर की बात करें तो मेरा ख्याल है कि आलमी तारीख़ जो है उसको उठा कर देख लें, इस तरह का इंसानी मुहासरा जिस तरह का मकबूजा कश्मीर में रहने वाले अवाम झेल रहे हैं, शायद ही हमें किसी तारीख़ में देखने को मिलता हो। इसके बावजूद भी भारत को आसानियाँ दी जा रही हैं, आलमी बरादरी अपने अपने मफादात पर चुप है। क्या मज़ीद आप समझते हैं करने की ज़रूरत है? देखिए, जो पिछले 2 साल से बदकिस्मत से जो कोरोना का सिलसिला दरमियान में आया, कुछ डिप्लोमेटिक जो मिशंस हो सकते थे वो नहीं हो पाए बिकॉज ऑफ द कोविड-19, उस वजह से नहीं हुए। लेकिन अगर आप देखें तो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने, इमरान खान साहब ने, उसमें न सिर्फ जनरल असम्बली का ख़िताब तो एक है, लेकिन उसके अलावा भी उन्होंने जो मुख्तलिफ ओपिनियन पीसेस लिखे दुनिया के बड़े बड़े अखबारात में, तो वो भी एक अवेयरनेस क्रिएट करने का एक बहुत बड़ा तरीका था। और उसके साथ साथ इस मामले पर आई एम विटनेस टू दैट 58 कंट्रीज़ ने UN ह्यूमन राइट्स काउंसिल में एक जॉइंट स्टेटमेंट इस पर की, हिंदुस्तान को कहा कि आप ये रोज़ करें। लेकिन जहाँ तक बात आती है ना कि अब मज़ीद क्या करना चाहिए, अब आप देखते हैं कि हिंदुस्तान अपने उस एक उनका नशा है इस वक्त, हिंदुता का नशा उस पर तारी है मोदी हुकूमत पर, और वो उस तरह से अपने एक्सपेंशन डिज़ाइंस पर काम कर रही है। हमें मज़ीद बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। मैं लेकिन आपको पहले ले जाता हूँ कि वो मज़ीद क्या करना चाहते हैं, वो मज़ीद उनके पास और मज़ीद क्या है।
जहाँ तक मकबूजा कश्मीर के अंदर उन्होंने किया, जो मैंने आपको बताया वो क्या क्या किया उन्होंने और किस तरह कर रहे हैं, और रज़ी साहब ने भी आपको बताया कि मज़ीद वो डिलिमिटेशन करके फिर वहाँ पर एक नाम नहाद असम्बली कायम करके, और उस असम्बली में भी मुसलमानों की अददी अक्सरियत को कम करने के लिए वो डिलिमिटेशन कर रहे हैं। वो आदिवासियों को, वो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स को मज़ीद सीटें देकर उस असम्बली को भी अददी अक्सरियत जो मुसलमानों की है उसको कम कर रहे हैं। यहाँ एक तो ओवरऑल मेजॉरिटी जो मुसलमानों की आबादी की उसको कम करें, लेकिन उसके साथ साथ पहले मरहले में वो अब असम्बली में भी मुसलमानों की अददी अक्सरियत को कम कर रहे हैं। उसके लिए कश्मीरी पंडितों के लिए अलग सीटें, इनके लिए अलग सीटें, ये सिलसिला करके ये एक चीज़ उनके जहन में है जो वो आगे कर रहे हैं, जिसको डिस्कस भी किया गया है। लेकिन इसके अलावा उनका एक्सपेंस डिज़ाइन ये है कि वो अब गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर पर क्या करने जा रहे हैं। ये सबसे अहम चीज़ें हैं। 21 नकात जो उन्होंने मार्क किए हैं जिन पर मज़ीद काम करना है, जिन पर आगे काम करना है, जो उनकी डिस्कशन में जिस पर वो काम कर रहे हैं, उसमें यह है कि क्यों ना हम आज़ाद कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान के लोगों के लिए हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में 5 सीटें रखें। ठीक है। और वो लोग जो एग्ज़ाइल में हैं वो लोग आकर उनके लिए इलेक्शन लड़ें और वो उन पर मुंतखब हो जाए, उनको सिलेक्ट करें। इसी तरह मकबूजा कश्मीर के अंदर जो वो असम्बली बनाएंगे उसमें भी उनके लिए रिजर्वेशन रखकर उनको कहेंगे। वो बीन दुनिया में ऐसे लोगों को देख रहे हैं, उनको तलाश कर रहे हैं कि जिनको वो फ्यूचर लीडरशिप और उनको हिंदुस्तानी आइन की तरफ हलफ दिलाकर फिर दुनिया में फैलाएंगे कि आप कश्मीरियों की वकालत करें कि हमने एक्सेशन किया है हिंदुस्तान के साथ, पाकिस्तान गासिब है। इसी तरह से उन्होंने ये कहा कि हम जो डिस्ट्रिक्ट्स जो आज़ाद कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान है, इनको डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इन एब्सेंशिया हम बनाएंगे। हम कहेंगे कि ये पुंछ डिस्ट्रिक्ट है, इसकी एडमिनिस्ट्रेशन ये है, ये सारी चीज़ें। इसी तरह आज़ाद कश्मीर के लोगों को, आज़ाद कश्मीर में जो लोग हैं उन्होंने, उनका ये है कि जो लोग उनके कारिंदे किसी भी जगह हैं उनके लिए राइट टू अपील श्रीनगर हाई कोर्ट में, राइट टू अपील दिल्ली की सुप्रीम कोर्ट में, इस तरह के जो प्रोविजंस हैं वो खोलने जा रहे हैं। और ताकि दुनिया जो उन्होंने अपना नक्शा बनाया था जिसमें उन्होंने इंटीग्रेट किया था सारी चीज़ों को, और जिसका हमने रिवर्स पाकिस्तान ने कहा था मकबूजा कश्मीर सारे को उन्हें इंटीग्रेट किया था अपने नक्शे में, लेकिन वो उस नक्शे में रंग भरने के लिए ये इकदाम भी आगे करने जा रहे हैं जो उनके टेबल्स पर हैं, जो वो कानूनी या जो स्ट्रेटजिकल ये पॉइंट्स वो ले रहे हैं। अब हमारे करने की जो बात है इसमें मज़ीद वो ये देखें, एक सस्टेन्ड पॉलिसी के तहत जो मोदी और हिंदुत्व का जो चेहरा है दुनिया में बेनकाब करना है, वो बेनकाब हो चुका है, लेकिन उस पर मज़ीद काम करने की ज़रूरत है। उसके लिए हमारे डिप्लोमेटिक मिशंस अपना काम कर रहे हैं, वो बड़ी सरत से जितना उनके पास वसाइल, जो उनके पास चीज़ें हैं उस हिसाब में आई थिंक दे आर डूइंग वंडरफुल जॉब। लेकिन उसके लिए बैक होम सपोर्ट जो होती है ना, वो एक लाजमी चीज़ है, पाकिस्तान के अंदर से भी सपोर्ट। और जो हमारी डायस्पोरा है, हमेशा से मेरा ये कहना मानना रहा है, हमारे पास बहुत बड़ा डायस्पोरा है दुनिया के अंदर, पाकिस्तानी कश्मीरी हु कैन टर्न द टेबल्स बट टू यूनाइट देम। हमें उनको यूनाइट करके एक आवाज़ देनी होगी, एक बैनर देना होगा, और एक बैनर के तहत उनको इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी बढ़ानी होगी, ऐसे लोगों को उसमें इंडक्ट करना होगा, लोगों को लाना होगा। स्ट्रीट्स में तो हम मौजूद हैं, लेकिन हमने पॉलिसी सर्कल्स के अंदर इंडक्ट करनी है लोगों को, ताकि यूरोपियन पॉलिसी सर्कल्स को, अमरीकी पॉलिसी सर्कल्स को आप इन्फ्लुएंस कर सकें। ठीक है, यहाँ मैं असलम रिजवी साहब आपसे पूछना चाहूँगी, चूँकि हम आलमी बिरादरी का जब तस्करा करते हैं तो आम रहने वाले वहाँ के जो लोग हैं और उसके साथ साथ मुख्तलिफ कॉज पर काम करने वाले अफराद जो कि कश्मीर के लिए आवाज़ बुलंद करें आलमी सतह पर पाकिस्तान के साथ मिलकर भी, आप क्या समझते हैं कि अवामी हलकों में जो मुख्तलिफ ममालिक हैं किस तरह की राय पाई जाती है पाकिस्तान के अक़दामात पर? और उसके साथ साथ जैसे अभी वानी साहब ने भी कहा कि हमें एक यूनिटी के साथ आगे बढ़ना होगा, पाकिस्तान कश्मीरी इकट्ठे होकर बुलंद करें आवाज़ को, तो आलमी सतह तक इसको ले जाने के लिए कौन सा रास्ता इख्तियार करना पड़ेगा हमें? जी, जिस तरह इन्होंने खुद ही कहा है वानी साहब ने कि हमको जो हमारा डायस्पोरा है तो उसको हम यूटिलाइज़ करें फुली वहाँ पे, एक बात है। दूसरी बात यह है कि सबसे बड़ी जो अहम बात यह है कि क्या नाम, इंडिया ने एक लॉन्ग टर्म प्लान बनाया हुआ है 21 आइटम्स का रख के, और वो फॉलो कर रहे हैं। अफसोस की बात यह है कि पाकिस्तान में जो हमारा कश्मीर की जो रहा है पॉलिसी रही है, वो विशफुल थिंकिंग के ऊपर है, बेस्ड ऑन के मॉरल और लीगल पोजीशन क्या है और रिलेटिव मिलिट्री स्ट्रेंथ जो है कानून के दायरे के अंदर यहाँ पे है।
जो हमको चाहिए बहुत ज़रूरी है कि हमारी जो एक बात बिल्कुल है कि जो डिसीजन होगी कि जो कश्मीर का जो सोल्यूशन होगा वो डिपेंड करेगा कि हमारी रिलेटिव स्ट्रेंथ जो है इंडिया के साथ क्या है। जब तक कि हम अपने पाँव पे नहीं खड़े होंगे, हमारी क्या नाम इकोनॉमिक, टेक्नोलॉजिकल और मिलिट्री मिनिमम डिटरेंस जो है, जो सिक्योरिटी है, वो हम जब तक के बेहतर नहीं होगी और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी साथ साथ जब तक वो नहीं होगी तो ये बड़ा मुश्किल होगा कि हम पाकिस्तान जो है वो कश्मीर के ऊपर क्या नाम इंडिया के साथ और ख़ास तौर पे वर्ल्ड एट लार्ज के साथ क्या नाम उनकी सपोर्ट मिलेगी। तो सबसे पहले जो ज़रूरी बात है पाकिस्तान के लिए इसके हम इंटरनली जो है क्या नाम जो हम पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं कहते हैं तो हैं हम कि जी सब कश्मीर जब आती है तो एक ही बात है, मगर जिस तरह आपने रिसेंट इलेक्शन देखा है उसके अंदर जो आज़ाद कश्मीर में जो हुआ है, जो कश्मीरी इश्यूज़ थे वो जो थे वो फोर फ्रंट में नहीं आए थे। तो ज़रूरी ये है कि जिस तरह उन्होंने किया तो हम भी लॉन्ग टर्म में सोचें कि अपनी कैसे अपनी रिलेटिव स्ट्रेंथ जो है इसको बढ़ाएं, अपनी प्रोफाइल बढ़ाएं क्या नाम दुनिया भर के सामने। तो इस डायरेक्शन पे और लॉन्ग टर्म पॉलिसी बनाएं इसके ऊपर, उस पर उठानी पड़ेगी। बहुत शुक्रिया असलम रिजवी साहब, आप एक्स एम्बेसडर हमारे साथ मौजूद रहे। अल्ताफ हुसैन वानी साहब बहुत शुक्रिया। हुर्रियत रहनुमा हैं, इन्होंने भी बहुत तफसीलन जो इक़दाम अभी तक लिए गए हैं दुनिया भर की जानिब से उस पर भी बात की और उसके साथ साथ उन्होंने मज़ीद हमें क्या इक़दाम करने की ज़रूरत है। असलम रिजवी साहब का कहना यह है कि जिस तरीके से सियासी सतह पर हमें इत्तेहाद चाहिए उसको आगे लेकर चलेंगे तो कश्मीर के लिए हम आवाज़ बुलंद कर सकेंगे। यकीनन अगर हम वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की बात कर रहे हैं और उनके वज़रा और मुख्तलिफ जो कॉज़ पर इस वक्त जिस तरीके से सिफारतकारी की जा रही है इस मसले पर वो काबिल सताइश है, लेकिन उसके साथ साथ तमाम तर पॉलिटिकल पार्टीज़ और फिर हमारे तमाम इदारे जो हैं उनको मिलकर इसके लिए मज़ीद एफर्ट के साथ आगे बढ़ना चाहिए। इस वक्त की कोशिशें और काविशें मैं समझती हूँ कि दुनिया भर में पाकिस्तान ही की वजह से ये मुमकिन हो पाया है कि मसला कश्मीर को ना सिर्फ एक मसले के तौर पर माना गया है बल्कि इसके हल की तरफ भी अब दुनिया देखने लगी और भारत की ज़्यादतियों को तस्लीम किया जा रहा है। 5 अगस्त 2019 और 5 अगस्त 2021 यानी करीबन 2 बरस बीत गए ना सिर्फ गैर कानूनी मुहासरा मैं कहूँगी बल्कि उस लॉकडाउन को जो कि चंद घड़ी जो है वो मुख्तलिफ ममालिक से बर्दाश्त नहीं हो रहा कोविड के तनाजुर में अगर हम बात करें। तो हमारी दुआ है कि कश्मीरी बहन भाई अपनी आज़ादी का सूरज जल्द तुलू होता देखें और उसके साथ साथ जो पाकिस्तान की हिमायत है कश्मीरियों के साथ वो कदम जारी रहेगी। अब तक के लिए इतना ही। अगले प्रोग्राम तक के लिए अपनी मेज़बान आलिया कैसर को इजाज़त दीजिए। आला निगहबान।